गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपसे अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम पर चर्चा की और आपको बताया कि अर्धसूत्रीय विभाजन जो होता है वो चार प्रवस्थाओं में बटा होता है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट में बटा होता है। प्रोफेज फर्स्ट जो होती है वह सबसे लंबी प्रवस्था होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की जटिल क्रियाएं होती हैं, जिसको 5 उप प्रवस्थाओं में बांटा गया है: लेप्टोटेन, जाइगोटेन, पैकाइटेन, डिप्लोटेन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटेन अवस्था में मैंने बताया है कि गुणसूत्र जो होते हैं वो पतले और कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। केंद्रक के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। गुणसूत्र पर मोती के दाने के समान संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें क्रोमोमियर्स कहा जाता है। उसके बाद दूसरी अवस्था पर हमने बात की थी जाइगोटेन अवस्था। जाइगोटेन अवस्था में दो संजात गुणसूत्र जो होते हैं वो एक दूसरे के पास में आते हैं और युगली का निर्माण करते हैं, जिस क्रिया को सिनेप्सिस की क्रिया कहते हैं। मैंने आपको बताया है कि सिनेप्सिस की खोज मुरे नाम के वैज्ञानिक ने की। सिनेप्सिस की खोज किसने की थी? मुरे नामक वैज्ञानिक ने 1905 में की थी। उसके बाद आती है पैकाइटेन अवस्था। पैकाइटेन अवस्था में क्या होता है? जीन विनिमय और क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। जीन विनिमय और कौन सी घटना होती है? क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। देखिए, पैकाइटेन के बाद हमने आपसे बात की थी, यानी कि इसमें क्या है कि जो युगली होती है वो टेट्राड में बदल जाती है, यानी कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो सेंट्रोमियर से लेकर के गुणसूत्र के दोनों सिरों तक लंबाई में क्या हो जाते हैं? चिढ़ जाते हैं, जिससे यहाँ पर 4 क्या है? टेट्राड का निर्माण हो जाता है, 4 क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया था डिप्लोटेन अवस्था में क्या है कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? पृथक होते हैं। ठीक है, जिसको सीमांतीकरण या टर्मिनलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और यहां पर जीन विनिमय होने के पश्चात अभंगनी क्रोमेटिडों के मध्य, नॉन सिस्टर क्रोमेटिडों के मध्य जीन विनिमय की क्रिया के पश्चात वहां पर क्या है? क्रॉस रूपी आकृति का निर्माण हो जाता है, अर्थात क्याजमेटा का निर्माण हो जाता है। ठीक है। और क्याजमेटा की जो खोज की गई थी, मैं आपको बता दूं, क्याजमेटा की जो खोज की गई थी वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉनसन। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने क्याजमेटा की क्या की थी? खोज की थी। देखिए, इसके बाद आती है डाइकाइनेसिस अवस्था, जिसको बोलते हैं पारगतिक्रम। इसमें क्या होता है? धीरे धीरे केंद्रिका क्या हो जाती है? विलुप्त होती है। ठीक है। और तारक केंद्र जो होते हैं वो ध्रुवों की ओर क्या कर जाते हैं? गमन कर जाते हैं। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाते हैं। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं? संघनित होते हैं और गुणसूत्र छोटे और कैसे हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। उसके बाद हमने आपसे बताया था मेटाफेज अवस्था में। मेटाफेज अवस्था में जो तुर्क तंतु होते हैं, ध्रुवों का और तुर्क तंतुओं का पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। युगली जो होते हैं वो मेटाफेज प्लेट पर, युगली गुणसूत्र जो होते हैं, बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, वो मेटाफेज प्लेट पर आकर के क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। देखिए, आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो एनाफेज फर्स्ट पर बात करेंगे, एनाफेज के बाद टेलोफेज फर्स्ट, और उसके बाद हम आगे के बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, लेसन नंबर 10 है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और आज का जो टॉपिक है हमारा एनाफेज अवस्था फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट। ठीक है। इस अवस्था में आप देख रहे हो कि ये क्या है? कोशिका है। इस कोशिका में ये यानी कि केंद्र तो है नहीं यहाँ पर, ये क्या है? ध्रुव है। ध्रुवों से ये एस्टर रेस निकल रही है। ध्रुवों से क्या निकल रही है? एस्टर रेस, और इनसे क्या है? यहाँ पर तुर्क तंतुओं का निर्माण हो जाता है।
ठीक है, इस तरीके से तुर्क तंतुओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि जो युगली होते हैं वो युगली इस तरीके से, ठीक है, युगली जो होते हैं वो इस तरीके से मैंने आपको बताया कोशिका के बीचों बीच में क्या होते हैं, इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये मेटाफेज प्लेट पर क्या है, गुणसूत्र व्यवस्थित हो। उसके बाद एनाफेज अवस्था में क्या है कि ये युगली जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, युगली यानी कि यहाँ पर युगली के दोनों समजात गुणसूत्र होते हैं, युगली के दोनों समजात गुणसूत्र होते हैं, वो विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। किस ओर गति करते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। जैसे ये यहाँ पर आ गया, देखिए ये जगह आ गया, ठीक है, इस तरीके से विपरीत ध्रुव, और ये यहाँ से मेटाफेज प्लेट से हट करके ये इस तरीके से यहाँ आ गया है। ठीक है, तो विपरीत ध्रुवों की ओर क्या कर जाते हैं, ये गति कर जाते हैं, और अंत में कहां पर पहुंच जाते हैं, ये ध्रुवों पर क्या है, पहुंच जाते हैं। आपको बता दूं यहाँ पर प्रत्येक गुणसूत्र जो होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, जो धीरे धीरे अगुणित अवस्था में क्या हो जाती है, बदल जाती है। प्रत्येक गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या अगुणित हो जाती है। और आपको बता दूं यहाँ पर जो गुणसूत्र बिंदु होता है या सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्या है, गुणसूत्र जो होता है सेंट्रोमियर बिंदु होता है वो क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आती है टीलोफेज अवस्था। टीलोफेज अवस्था में क्या होता है कि तुर्क तंतु और ध्रुव होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तुर्क तंतु और ध्रुव क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, और तुर्क तंतु और ध्रुवों के विलुप्त होने पर जो ध्रुव होते हैं उन ध्रुवों के स्थान पर ये दोनों ध्रुव हैं, इन दोनों ध्रुवों के स्थान पर क्या है, केंद्रकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। दोनों ध्रुवों पर एक एक केंद्रकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पर केंद्रक झिल्ली का क्या हो जाता है, पुनर्निर्माण हो जाता है। केंद्रिका का भी पुनर्निर्माण हो जाता है, केंद्रिका का भी क्या हो जाता है, पुनर्निर्माण हो जाता है। ठीक है, और आपको बता दो इसके अंदर क्या है कि केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, ठीक है, केंद्रक में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो तुर्क तंतु और गुणसूत्र होते हैं वो अकुंडलित हो जाते हैं, और अकुंडलित होने पर ये क्रोमैटिन जाल का पुनर्निर्माण हो जाता है। टीलोफेज अवस्था के बाद यहाँ पर क्या होती है, कोशिका खांच का निर्माण होता है, और ये खांच धीरे धीरे क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और एक स्थिति यह होती है कि कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, 2 कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन में 2 कोशिकाएं का निर्माण हो गया है, कब, जब इनमें कोशिका द्रव विभाजन होता है। साइटोकाइनेसिस डिवीजन होने के बाद 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। और इन दोनों कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। परंतु अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, इन दोनों अर्धसूत्री विभाजनों के बीच के काल को क्या कहा जाता है, इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि इंटरकाइनेसिस किसे कहा जाता है, इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस किसे कहा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड के मध्य के अवधि को या मध्य के काल को क्या कहा जाता है, इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के मध्य के काल को क्या कहा जाता है, इंटरकाइनेसिस कहते हैं। या हम कह सकते हैं दोनों अर्धसूत्री विभाजनों के मध्य के काल को क्या कहा जाता है, इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। इसमें क्या है, डीएनए का संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, इंटरकाइनेसिस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण नहीं होता है। डीएनए इज नॉट सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द इंटरकाइनेसिस।
देखिए अब हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। ठीक है, कौन से विभाजन पर बात करने जा रहे हैं? अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। देखिए अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय किस प्रकार से होता है उस पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। देखिए अर्धसूत्री विभाजन जो द्वितीय होता है वो समसूत्री विभाजन के कैसे होता है? समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय समसूत्री विभाजन द्वितीय के कैसे होता है? समान होता है। ठीक है, आपको बता दें अर्धसूत्री द्वितीय जो विभाजन होता है वो मुख्य रूप से 4 प्रवस्थाओं में बटा होता है। कितने प्रवस्थाओं में बटा होता है? 4 प्रवस्थाओं में बटा होता है। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड के नाम से नहीं जाना जाता है। पूर्वावस्था सेकंड, मध्यावस्था सेकंड, पश्चावस्था सेकंड और अंत्यावस्था सेकंड। ठीक है, अभी आपने देखा कि अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के दौरान यहां पर 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इन दोनों कोशिकाओं में क्या होगा? प्रोफेज सेकंड विभाजन होगा। ठीक है, और जब इन दोनों कोशिकाओं में प्रोफेज सेकंड विभाजन होगा, क्योंकि अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन के दौरान ये 2 कोशिकाएं बनती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है? आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है? आधी हो जाती है। यहां पर क्या है कि जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, इस प्रोफेज सेकंड अवस्था में जो केंद्रक होता है ये केंद्रक है और ये केंद्रक झिल्ली है। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोनों धीरे धीरे क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। देखिए दोनों यहां पर क्या है? विलुप्त मैं दिखा रहा हूं इस तरीके से डॉटेड लाइन से। ठीक है, दोनों में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। ये तो केंद्रक झिल्ली हो गई और ये क्या है? केंद्रिका जो होता है वो विलुप्त हो जाता है। ठीक है, और इसके पश्चात क्या होता है कि यहाँ पे गुणसूत्र कैसे होता है? धीरे धीरे संघनित होते हैं, कुंडलित होते हैं और गुणसूत्र पतले और कैसे दिखाई देते हैं? लंबे दिखाई देते हैं। गुणसूत्र कैसे दिखाई देते हैं? पतले और लंबे दिखाई देते हैं। और कुछ समय पश्चात गुणसूत्र जो होते हैं, ठीक है, उन गुणसूत्रों के दोनों क्रोमेटिड जो होते हैं वो अलग अलग क्या है? स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो कुछ समय पश्चात गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड होंगे वो अलग अलग स्पष्ट रूप से आपको क्या है? इस तरीके से क्या है? दिखाई देने लग जाता है। और अंत में क्या है? यही गुणसूत्र छोटे और कैसे हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। देखिए ये हो गई हमारी प्रोफेज सेकंड अवस्था। प्रोफेज सेकंड अवस्था से हम बढ़ रहे हैं मेटाफेज सेकंड अवस्था की ओर। मेटाफेज सेकंड अवस्था में क्या होता है कि यहां पर देखिए ये दोनों कोशिकाएं, इनमें क्या है कि तारक काय होता है, वो तारक केंद्र का निर्माण करता है। तारक केंद्र होता है वो 2 ध्रुवों को निर्माण करते हैं। ठीक है, ध्रुवों का निर्माण होता है, ध्रुवों से एस्थल किरणों का क्या होता है? निर्माण होता है। तुर्क तंतुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है? तुर्क तंतुओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी कोशिका में भी तुर्क तंतुओं का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर ये मेटाफेज प्लेट होती है। इस मेटाफेज प्लेट पर आकर के जो युगली गुणसूत्र होते हैं वो आकर के क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। युगली गुणसूत्र होते हैं वो मेटाफेज प्लेट पर आकर के क्या हो जाते हैं? इस तरीके से क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई कि मेटाफेज अवस्था होती है उसमें गुणसूत्र जो होता है वो अपने सेंट्रोमियर सहित, गुणसूत्र बिंदु सहित तुर्क तंतुओं के दोनों ओर जो मध्य रेखा होती है या
तुर्क तंतुओं के मध्य में क्या हो जाते हैं, आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं, अर्थात ये मेटाफेज प्लेट का निर्माण करते हैं, मेटाफेज प्लेट पर आकर के क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये युगली गुणसूत्र होते हैं, वो मेटाफेज प्लेट पर आकर के क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके पश्चात, सॉरी युगली नहीं बोले, केवल गुणसूत्र बोलिए आप। ठीक है, मेटाफेज अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है, एनाफेज अवस्था आती है। एनाफेज अवस्था में क्या होता है, सेंट्रोमियर का क्या होता है, विभाजन होता है। ये सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियरों का क्या होता है, विभाजन होता है, और गुणसूत्र जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर क्या है, गति करना क्या कर देते हैं, गति करना क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। और अंत में ये गुणसूत्र जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर क्या है, चले जाते हैं। तो अंत में गुणसूत्र होते हैं वो किधर चले जाते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर क्या है, चले जाते हैं। इस तरीके से गुणसूत्र जो होंगे वो विपरीत ध्रुवों की ओर क्या है, चले जाते हैं। आप दोनों डायग्रामों के अंदर देख रहे हैं, ये तुर्क तंतुओं का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये तुर्क तंतु हो गए। ठीक है, और गुणसूत्र कहाँ आ गए हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर आ गए हैं। इस तरीके से कहाँ आ गए हैं, विपरीत ध्रुवों की तरफ आ गए हैं। यहां पर मैंने आपको बताया कि दोनों के क्रोमेटिड जो होते हैं वो पृथक होकर के विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, और अंत में क्या है, विपरीत ध्रुवों पर क्या है, पहुंच जाते हैं। ठीक है, और सबसे अंत में क्या होते हैं, यहां पर टीलोफेज अवस्था आती है, टीलोफेज सेकंड अवस्था। टीलोफेज सेकंड अवस्था होती है, इसमें जो क्या है, विपरीत ध्रुवों पर उपस्थित जो क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे हो जाते हैं, लंबे और पतले होते हैं, और धागे के समान संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। या हम कह सकते हैं विपरीत ध्रुव पर आए हुए जो गुणसूत्र होते हैं वो पतले, लंबे और धागे के समान संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये क्रोमेटिन जाल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्रोमेटिन जाल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। दोनों जो ध्रुव होते हैं उनके स्थान पर क्या है, केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। दोनों ध्रुवों के स्थान पर किसका निर्माण होता है, ये केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, और केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका का पुनः निर्माण हो जाता है, और केंद्रक में क्रोमेटिन जाल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस तरीके से केंद्रक में क्रोमेटिन जाल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तुर्क तंतु होते हैं। ठीक है, और तुर्क तंतु जो होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पुनः क्या हो जाती है, प्रकट होने लगती है, पुनः प्रकट हो जाती है। यहाँ पर कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव विभाजन होगा, और कोशिका द्रव विभाजन होने पर यहाँ पर कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, इस तरीके से 4 कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, अर्थात आपने देखा कि अर्धसूत्रीय विभाजन में, अर्धसूत्रीय विभाजन में एक कोशिका से, एक मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। और अर्धसूत्रीय विभाजन में मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, और पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, अगुणित होती है। ठीक है, ये पुत्री कोशिका, इन सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है, जबकि मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, द्विगुणित होती है। अर्थात हम कह सकते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन में पुत्री कोशिका, अर्धसूत्रीय विभाजन में क्या होता है, पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं से आधी होती है। क्लियर बात है। देखिए हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं जहां से आज हमने आपको स्टार्ट किया था। एनाफेज अवस्था मैंने आपको बताई फर्स्ट, जिसमें मैंने बताया कि युगली के दोनों समजात गुणसूत्र होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, और अंत में ध्रुवों पर क्या है, पहुंच जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में द्विगुणित संख्या होती है, प्रत्येक गुणसूत्र की जो द्विगुणित संख्या होती है वो अगुणित संख्या में परिवर्तित हो जाती है, और सेंट्रोमियर वहां पर क्या होता है, विभाजित होता है। टीलोफेज फर्स्ट में क्या है कि गुणसूत्र जो होते हैं वो ध्रुवों पर पहुंचने के पश्चात वो पतले और कैसे हो जाते हैं, लंबे होते हैं।
केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका क्या हो जाता है, पुनः प्रकट होने लगते हैं। और दोनों जो ध्रुव होते हैं उन पर एक एक स्थान, दोनों ध्रुव क्या होते हैं वहां पे विलुप्त होते हैं, और दोनों ध्रुवों पर क्या है, एक एक केंद्रकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यह विभाजन कैसा होता है, समसूत्र विभाजन के समान होता है, जिसमें बनने वाले केंद्रकों की संख्या तो समान होती है, बनने वाले केंद्रकों की संख्या समान होती है, परंतु गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है। उसके बाद हमने बात की थी इंटरकाइनेसिस अवस्था। मैंने बताया कि दो अर्धसूत्री विभाजनों के बीच के काल को, दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच के काल को या बीच काल को क्या कहा जाता है, इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। इंटरकाइनेसिस के अंदर डीएनए का संश्लेषण नहीं होता है। उसके बाद हमने बात की थी कि भाई यहां पर क्या है, टीलोफेज अवस्था समाप्त होने के बाद कोशिका द्रव विभाजन होता है। कोशिका द्रव विभाजन में आपको बता चुका हूं कि दो प्रकार से होता है। पादपों में कोशिका द्रव विभाजन कोशिका पटलिका विधि द्वारा होता है, और जंतुओं में कोशिका द्रव विभाजन किसके द्वारा होता है, कोशिका खांच विधि के द्वारा होता है। कोशिका द्रव विभाजन के तुरंत बाद अर्धसूत्र विभाजन सेकंड क्या होता है, प्रारंभ होता है, और यहाँ पर अर्धसूत्र विभाजन प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए प्रोफेज सेकंड अवस्था, अर्धसूत्र विभाजन को भी चार प्रवस्थाओं में बांटा गया, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड के नाम से जानते हैं। प्रोफेज सेकंड में आप देख रहे हैं कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड अलग होकर के स्पष्ट दिखाई देते हैं। तुर्क तंतुओं के निर्माण की क्रिया क्या हो जाती है, यहाँ पर आरंभ हो जाती है, ठीक है। और गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं, छोटे और मोटे हो जाते हैं। मेटाफेज अवस्था के अंदर आपने देखा होगा कि गुणसूत्र जो होते हैं, ठीक है, गुणसूत्र अपने सेंट्रोमियर सहित तुर्क तंतु की मध्य रेखा पर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित होकर के मेटाफेज प्लेट का क्या कर देते हैं, निर्माण करते हैं। या हम कह सकते हैं कि गुणसूत्र जो होता है वो मेटाफेज प्लेट पर आकर के व्यवस्थित हो जाता है। एनाफेज सेकंड अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं उनके सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, जिससे दोनों क्रोमेटिड क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, और वो क्रोमेटिड विपरीत ध्रुव की ओर क्या करते हैं, गति करना प्रारंभ करते हैं, और अंत में वो क्रोमेटिड कहां पर पहुंच जाते हैं, ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। और सबसे अंत में मैंने आपको बताया था टीलोफेज अवस्था। विपरीत ध्रुवों पर आए हुए जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमेटिड्स होते हैं, वो लंबे और कैसे हो जाते हैं, पतले धागे के समान संरचना में दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये क्रोमेटिन जाल जो होता है उसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। प्रत्येक जो ध्रुव होते हैं उस प्रत्येक ध्रुव के स्थान पर किसका निर्माण हो जाता है, केंद्रक का निर्माण हो जाता है, और केंद्रक के चारों ओर केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली का, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली का पुनर्निर्माण हो जाता है। तुर्क तंतु क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, ठीक है। और आपने देखा कि प्रत्येक ध्रुव पर दो केंद्रक यहाँ पर बन गए हैं। और तत्पश्चात इन प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस डिवीजन होता है, कोशिका द्रव विभाजन होता है। और कोशिका द्रव विभाजन के पश्चात यह दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ठीक है। साइटोकाइनेसिस डिवीजन होता है, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस डिवीजन मैंने आपको बता दिया, पादप कोशिका में पटलिका विधि द्वारा, जंतु कोशिकाओं में खांच विधि द्वारा क्या होता है, विभाजन होता है। तो साइटोकाइनेसिस डिवीजन होने के पश्चात यहाँ पर आप देखते हो कि अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के दौरान एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है, एकमात्र कोशिका से चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। इसी के साथ ये यानी कि ये आज का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है। नंबर 2 हम जो आपसे चर्चा करेंगे वो होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, असूत्री विभाजन के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। ए माइटोसिस डिवीजन, जिसकी खोज रेमक नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।